नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PKR फैक्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा का केंद्रबिंदु विषय बना रहा यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन रशिया के संबंधों को समझने के लिए हमें इतिहास में कुछ पीछे की तरफ जाना होगा। जब बात 1991 की है, रसिया USSR यानी सोवियत संघ रूस के रूप में जाना जाता था और यह एक विशाल दैत्याकार देश हुआ करता था। लेकिन 1991 में कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक घटनाएं घटी जिसके कारण रसिया जो है वह 15 भागों में विभक्त हो गया और इन 15 भागों में कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे, जैसे स्वयं रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोविया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये सभी देश कभी न कभी रूस के ही हिस्सा थे। अब कल्पना करिए कि आज जब विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है, ऐसे में जब ये 15 देश भी उसके साथ रहे होंगे तो इसका आकार कितना बड़ा रहा होगा। अब वर्तमान परिदृश्य में आते हैं। यह रूस जो है इस समय इसका सबसे खराब संबंध जो चल रहा है वह यूक्रेन से चल रहा है। ये आखिर क्यों हुआ? आखिर क्या कारण है कि रूस का ही एक छोटा भाई इतना नाराज हो गया और इन दोनों के बीच इतनी तनातनी हो गई कि संबंध आखिर वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच गए और आशंका एक बार जाहिर होने लगी कि निश्चित रूप से यहाँ कहीं न कहीं महाशक्तियों की टकराहट हो सकती है। आइए इसी कारण को समझने का प्रयास करते हैं। रूस जो है वह यूक्रेन पर आधिपत्य चाहता है। आधिपत्य क्यों चाहता है, इसे जानने से पहले हम थोड़ा यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। देखिए, यूक्रेन जो है, मैप में गौर करिए, यूक्रेन जो है वो इस प्रकार से अपनी भौगोलिक स्थिति स्थापित किया हुआ है और यह पूरी तरह से यूरोप के अंदर घुसा हुआ है और यूरोपीय देशों से इसकी खूब नज़दीकी है। चूँकि यूक्रेन प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से भी संपन्न है, अतः जो कुछ भी प्राकृतिक तेल, गैस इत्यादि प्रोड्यूस होता है, नज़दीकी होने की वजह से बड़ी आसानी से यह यूरोप में जो है पहुंच जाता है। ऐसे में यूरोपीय कंट्री इन तेल, गैस इत्यादि संसाधनों पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। यही बात रूस को ठीक नहीं लगती है और इतिहास गवाह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधिपत्य को लेकर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और आगे भी होने की संभावनाएं होती रहेंगी, क्योंकि महाशक्तियों के यह रुझान का एक विषय रहा है। अब मैप में इस क्षेत्र को देखिए, इसे हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं। यह भी प्राकृतिक रूप से सुसंपन्न स्थल है और इस पर 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। अब रूस की ये हार्दिक इच्छा है कि वह पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा ले। ऐसी स्थिति में पूर्वी यूरोप में 2 स्थान हैं, एक लुनास्क और दूसरा डोनेट्स। संयुक्त रूप से इन्हें डोनबास के रूप में जाना जाता है। जब रूस ने 2014 में क्रीमिया पर अधिकार किया था तो ये दोनों क्षेत्र भी स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र तो हो गए थे लेकिन इन्हें मान्यता किसी ने नहीं दी थी। इसे अब मान्यता जाके रूस ने दिया है और इन्हीं दोनों क्षेत्र में, ये जो आप डार्केड एरिया देख रहे हैं, इन्हीं दोनों क्षेत्रों में सेपरेटिस्ट जो है, अलगाववादी जो है, वो एक्टिव हो चुके हैं पूरी तरह से और ऐसे में यूक्रेन के कुछ सैनिकों को मार भी गिराया गया है। अब यूरोप के देशों का यह आरोप है कि इन अलगाववादियों को जो है रूस ही सपोर्ट कर रहा है। तब विवाद का अत्यधिक बढ़ जाना अब संभावी हो गया है। अब चूंकि हमने देखा था कि प्राकृतिक गैस
तेल के कुएं, कोयले की खानों के दृष्टिकोण से यूक्रेन बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से बड़ी आसानी से यूरोप को ये सब चीज़ें मुहैया होती रहती हैं। तब यूरोपीय कंट्री चाहेंगे कि उनका इस पर अधिकार या वर्चस्व बना रहे, लेकिन रूस को ये बात नहीं अच्छी लगेगी। रूस चाहेगा कि इन संसाधनों पर स्वयं रूस का अधिकार रहे और यहीं से जो है समस्या बढ़नी शुरू होती है। अब चूंकि यूरोपीय देशों के कुछ देश और अमेरिका एक संधि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से बंधे हुए हैं, तब इस क्षेत्र में नाटो का एक्टिव हो जाना समस्या को और गंभीर कर रहा है। नाटो का यह सिद्धांत है कि यदि जो यूएस प्लस 28 देश हैं नाटो के अंतर्गत, इन देशों पर यदि कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती है तो नाटो पर आक्रमण अमेरिका पर आक्रमण माना जाएगा और अमेरिका ऐसे में स्वयं आएगा और इन नाटो सदस्यों की सहायता करेगा। इस कारण से यहाँ रूस और अमेरिका भी आमने सामने हो गए हैं। अब प्रश्न ये है कि विवाद चूंकि जब गंभीर हो रहा है तो यूक्रेन की एक हार्दिक इच्छा है। यूक्रेन की इच्छा यह है कि ये जो है नाटो में शामिल हो जाए और जैसे ही यह नाटो में शामिल होगा ये सीधे अमेरिका के सुरक्षा घेरे में आ जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर यह नाटो में शामिल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आज आर्थिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, इसलिए वह नाटो का विस्तार भी नहीं चाहता। जब नाटो का विस्तार नहीं होगा तो इसका फ़ायदा किसे होगा? रसिया को। रसिया का पावर बढ़ेगा क्योंकि वह निरंतर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। ये चीज़ अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि अमेरिका स्वयं अपना विस्तार और अपने शक्ति का विस्तार और वर्चस्व चाहता है और इस तरह से दोनों में एक बार फिर से वर्चस्व का जो है संघर्ष शुरू हो गया है। यूक्रेन और रूस के संबंधों में लगभग 15,000 सिविलियन मर चुके हैं, 4500 यूक्रेन के सैनिक, 6,000 अलगाववादी हताहत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि रसिया तो अपना कार्य कर रहा है, अब यूएस क्या करेगा? ऐसे में 4 बातों को ध्यान रखिए जो राष्ट्रपति पद संभालते ही जो बाइडेन ने इंगित की थी। यूएस का कहना है, प्रथम बात, कि जब अमेरिका का चुनाव हो रहा था तो रशिया ने ट्रंप के फेवर में चुनाव में हस्तक्षेप किया था। ये बात जो है बाइडेन को अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, अमेरिका पर रसिया के माध्यम से ही सोलर विंड का अटैक किया गया था। ये भी अच्छा काम रूस ने नहीं किया। और तीसरी बात, अफगानिस्तान में जो अमेरिका के सैनिक हैं उनको जो है रसिया तालिबान लड़ाकों की मदद से हताहत करने की कोशिश कर रहा था। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, रूस में एक लोकतंत्र की समर्थक हैं, इनका नाम है एलेक्स नावेलनी। इनको रसिया जो है मारने की कोशिश कर रहा है और इन सब बातों को लेकर ही यूएस जो है रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है। तब ऐसे में अमेरिका कहता है कि यदि आपने पूर्वी यूक्रेन पर हमला किया तो इसका गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और दूसरे, हम ब्लैक सी में जो है लड़ाकू विमान या जहाज जो है तैयार करेंगे। ऐसे में रूस ने टर्की से पूछा कि क्या अमेरिका का जहाजी बेड़ा ब्लैक सागर में उतर चुका है? तो रूस ने इसका, क्षमा करिएगा, तुर्की ने इसका जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ब्लैक सी में अमेरिका को जहाजी बेड़ा अपना उतारना है तो उसे 14 दिन पहले
तुर्की को सूचित करना होगा, क्योंकि यह तुर्की के क्षेत्र से ही होकर जाता है और जैसे ही तुर्की को ये बात पता चलेगी वह रूस को बता देगा। पुनः जो है अब रूस क्या करेगा? रूस का कहना है कि वह स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इस संदर्भ में किसी को कोई सुझाव देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे खूब शीत युद्ध चल रहा है अमेरिका और रूस के बीच में। अब यदि हम वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो वर्तमान स्थिति इस समय की यह है कि जो अलगाववादी क्षेत्र हैं यानी लुनास्क और डोनेट्स, इनको रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इनको रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है और एक स्वतंत्र देश का दोनों को दर्जा दे दिया है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है सुरक्षा परिषद के साथ बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद जो है वो ये घोषित करते हैं कि पश्चिमी देशों में जो संघर्ष है वो बहुत गंभीर है और इसके परिणाम जो है ठीक नहीं होंगे। दूसरी तरफ ये लुनास्क और डोनेट्स है, इस पे जो है चूंकि अलगाववादियों ने कब्जा कर रखा है और अब स्थिति ये बन रही है कि रूस यहाँ पूरी तरह से सेना भेजने में सक्रिय दिखाई दे रहा है। तो यही वर्तमान की स्थिति है। अब मामला रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी का है। यूक्रेन उसका जो है क्रीड़ा स्थल बना हुआ है और विश्व जो है एक महासंघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। चूंकि महाशक्तियों की टकराहट की आशंका हमेशा से विश्व युद्ध को जन्म देती है या आशंकाओं से भरी होती है, अतः अब प्रश्न उठता है कि क्या ये संघर्ष टाला जा सकता है या फिर क्या एक बार पुनः 1945 की पुनरावृत्ति हो सकती है जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। यूके के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि ये संघर्ष जो होगा यह 1945 के बाद सबसे बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन भारत का स्टैंड क्या होगा, भारत किसके साथ जाएगा, ये जानने के लिए हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यही जो है यूक्रेन और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, यही केंद्र बिंदु है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ आई होगी यूक्रेन और रूस के संबंध। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का भारत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।